किसान साथियों, कम लागत में ज्यादा उपज के लिए इफ्को नैनो डीएपी से बीज और पौध का उपचार जरूर करो। गेहूं, जौ, चना, मेथी, जीरा जैसी फसलों के लिए 1 किलोग्राम बीज को 5 मिलीलीटर नैनो डीएपी से उपचारित करो। सरसों की फसल के लिए 1 किलोग्राम बीज के लिए 10 मिलीलीटर नैनो डीएपी से उपचारित करो। पौध वाली फसलों में 1 लीटर पानी में 5 मिलीलीटर नैनो डीएपी से जड़ का उपचार जरूर करो। किसान साथियों, नैनो डीएपी से खर्चा कम और उत्पादन ज्यादा। किसान साथियों, कम लागत में ज्यादा उपज के लिए इफ्को नैनो डीएपी से बीज और पौध का उपचार जरूर करो। गेहूं, जौ, चना, मेथी, जीरा जैसी फसलों के लिए 1 किलोग्राम बीज को 5 मिलीलीटर नैनो डीएपी से उपचारित करो। सरसों की फसल के लिए 1 किलोग्राम बीज के लिए 10 मिलीलीटर नैनो डीएपी से उपचारित करो। पौध वाली फसलों में 1 लीटर पानी में 5 मिलीलीटर नैनो डीएपी से जड़ का उपचार जरूर करो। किसान साथियों, नैनो डीएपी से खर्चा कम और उत्पादन ज्यादा। राम राम सा स्वागत कर रहा सगला को दूरदर्शन की ई कार्यक्रम खासी चौपाल जी को नाम है सरसू चौपाल। कार्यक्रम की प्रस्तुति दूरदर्शन राजस्थान और भारतीय सरसू अनुसंधान संस्थान सेवर भरतपुर कानीसू प्रायोजित करी गई है। ते सगला जानो हो कि सरसू रबी की फसल है और आपनो देश राजस्थान, आपनो प्रदेश राजस्थान देश में सबसे अग्रणी राज्य में सरसू का उत्पादन कमाने जानो जावे है। देश की लगभग 45% सरसों को उत्पादन अपना प्रदेश में आए हुए है और यही खातर अपना प्रदेश ने सरसों को प्रदेश किया जावे है। और ये कार्यक्रम में सरसू चौपाल में मैं था की खातर ले रहा हाँ जानकारियाँ ये फसल से जुड़ी, सरसों की फसल से जुड़ी कि वहाँ का मायना आप उर्वरक किया देवा, बाका पोषक तत्वों को प्रबंधन किया करा और सगली वे जानकारियाँ जिसु आपको उत्पादन बढ़ा सको और बत्ती उपज ले सको। यही कड़ी में सरसू चौपाल की कड़ी में आज मैं आपकी खातर ले रहा हाँ कार्यक्रम में जानकारियाँ सरसों में समन्वित पोषक तत्व और भी के साथ साथ सिंचाई। आ दोनों चीज़ों को जब आप पोषक तत्वों की बात करा, सिंचाई की बात करा तो आपको प्रबंधन किया करा और वो सगली बातें कतरी जरूरी है। और कार्यक्रम में जानकारी देवा की खातर अपने साथ पधारा है डॉक्टर रामस्वरूप जाट। आपको कार्यक्रम में स्वागत है। आप प्रधान वैज्ञानिक हैं भारतीय सरसू अनुसंधान संस्थान सेवर भरतपुर में। और अब आप जाना कि जो आप बात कर रहे हैं कि रबी की फसल है, अक्टूबर नवंबर में बोई जावे है, ए बात तो आप सब जाना हाँ और भी बहुत कुछ जानकारी आप जाना है क्योंकि आप सरसू को प्रदेश में आप रहे वहाँ। लेकिन फिर भी जब बात करा कुछ छोटी छोटी पे महीन बातें जहाँ की जानकारी अगर आप हो जावे तो आप अच्छी उपज ले सका हाँ और जो आप प्रदेश में अग्रणी हाँ वो अग्रणी स्थान आप कामयाब और कायम रख सका हाँ। तो सबसे पहले वही जानना जरूरी है कि आप पोषक तत्वों का समन्वित प्रबंधन की बात कर रहे हैं तो वो जो पोषक तत्वों को समन्वित प्रबंधन है वो कहीं है किया करियो जावे है। तो रामस्वरूप जी मैं तो वही जानना चाहला सबसे पहले कि पोषक तत्वों को प्रबंधन किया करा। जी मैडम, किसान भाइयों जैसे मैडम ने बताया कि सरसों की फसल में हमारा प्रदेश राजस्थान एरिया में और उत्पादन में लगभग आधा उत्पादन करता है देश का। सरसों की फसल हमारे प्रदेश के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण है पोषक तत्वों का प्रबंधन। समेकित पोषक तत्व का मतलब होता है कि आपको सभी पोषक तत्व संपूर्ण मात्रा में उचित अनुपात में आपको फसल को देना है। इसके जितने भी स्रोत हैं उनका आपको प्रयोग करना है, जैसे कि हरी खाद, गोबर की खाद, केंचुए की खाद, जीवाणु खाद और इनके साथ में रासायनिक उर्वरक, इन सभी का आपको समुचित मात्रा में प्रयोग करना है, जिससे कि आपकी मिट्टी की उर्वरता क्षमता बढ़ेगी, उसकी उत्पादन क्षमता बढ़ेगी और आपकी मिट्टी की संरचना भी बढ़ेगी, जिसके कारण आपको अधिक उत्पादन मिलेगा और अधिक फायदा होगा। तो कहने का मतलब यही है कि आपको सभी पोषक तत्वों का संपूर्ण मात्रा में और उचित अनुपात में प्रयोग करना है। यही समन्वित पोषक तत्व प्रबंधन है। तो वो तो है समन्वित पोषक प्रबंधन। और किया करा जो भी आपने बताया कि क्या करना है, बस सगला पोषक तत्वों की आपने जानकारी रखनी है, कतरी कतरी मात्रा में कहीं कहीं डालना है, बस अगली बात अपन ध्यान रखनी। लेकिन भी की खातर अगली बात जो आप सोचा तो वह जरूरी हो जावे कि वह पोषक तत्व है कशा कशा जो आपने मात्रा सही डालनी है। पर बीसू पहले आप वो जाना कि वह पोषक तत्व कशा कशा हुए और बाकी कतरी ती मात्रा आपने डालनी चाहिए।
किसान भाइयों, किसी भी पौधे, किसी भी फसल के लिए 17 पोषक तत्व मुख्य रूप से होते हैं जिनकी आवश्यकता होती है उसको अपना जीवन कंप्लीट करने के लिए। सरसों की हम बात करें तो इनमें कुछ मुख्य पोषक तत्व हैं और कुछ सूक्ष्म पोषक तत्व हैं जिनकी इसको बहुत अधिक आवश्यकता होती है। मुख्य पोषक तत्वों की बात करें तो इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम और सल्फर होती है, जिसको हम गंधक भी कहते हैं। इन पोषक तत्वों का आपको प्रयोग करना है। इनमें जैसे नाइट्रोजन की अगर मात्रा की बात करें तो आपको अलग अलग क्षेत्रों में, क्योंकि ये पोषक तत्व आपकी भूमि मिट्टी के अंदर कितनी मात्रा है उसकी पहले से और कितनी फसल को चाहिए उसके ऊपर निर्भर करती है। तो अलग अलग के लोग क्षेत्र में जैसे 70 से 80 किलोग्राम नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है। इसके अलावा 30 से 50 किलो फास्फोरस की आवश्यकता होती है, 20 से 40 किलो पोटेशियम की आवश्यकता होती है और 20 से 40 किलो ही सल्फर की आवश्यकता होती है। तो इन पोषक तत्वों का आपको सरसों में प्रयोग करना है। लेकिन इससे पहले मैं ये कहूँगा कि आपको अपनी मिट्टी, खेत की मिट्टी की जांच अवश्य करवानी चाहिए। उसका आपको परीक्षण करवाना है ताकि आपको एक सॉइल हेल्थ कार्ड आपको परीक्षण लेबोरेटरी वाले देंगे, उससे आपको पता चलेगा कि मेरी मिट्टी के अंदर कौन सा पोषक तत्व कितनी मात्रा में है। अगर किसी पोषक तत्व की कमी है तो उस पोषक तत्व को आप उसी अनुपात में उस फसल में डालें। तो सरसों के अंदर नाइट्रोजन 70 से 80 किलो हो गई, लेकिन किसान भाइयों ये पूरी मात्रा आपको एक साथ नहीं देनी है। इसकी आधी मात्रा आपको बुआई के समय देनी है और आधी मात्रा जब हम पहली सिंचाई करते हैं तब देनी है। इसी तरह से फास्फोरस की बात करें तो आपको जो उर्वरक है वो सिंगल सुपर फास्फेट प्रयोग में लेना है, क्योंकि सिंगल सुपर फास्फेट में सल्फ़र भी होती है और कैल्शियम भी होती है जो पौधे को फ़ायदा करती है। सिंगल सुपर फास्फेट देने से आपको एक्स्ट्रा कोई भी सल्फ़र या गंधक का सोर्स देने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह से आपको पोटेशियम के लिए म्यूरेट ऑफ पोटास एक उर्वरक आता है, उसका प्रयोग करना है। और सल्फ़र का जैसे मैंने बताया, अगर आप एसएसपी देते हैं, सिंगल सुपर फास्फेट देते हैं तो अलग से डालने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आपने एसएसपी नहीं दिया और डीएपी दिया है तो उसके लिए फिर आपको अलग से 40 किलो सल्फ़र, बेंटोनेट सल्फ़र आती है, उसका प्रयोग करना है। तो यह है मुख्य पोषक तत्व सरसों कमायन जी मैडम, जहाँ को आपने ध्यान रखना चाहिए कि कशा कशा पोषक तत्व हुए है। और जब सबसे पहली बात जो आ जावे है, आ जावे थान मिट्टी की जांच करानी पड़ती, जदी तो पतो पड़ती भाई कि था की माटी में कशा पोषक तत्वों की कमी है, वह पोषक तत्व आपने डालना है। फिर आगे की बात तो आपने डॉक्टर साहब रामस्वरूप जी बताई दी कि आपने कहीं कहीं भी कमायन डालना है और किया किया डालना है, ऐसी अगली बात आप मैंने बताई दी। तो यह तो हम मुख्य पोषक तत्व, कोई छोटा मोटा और सूक्ष्म पोषक तत्वों का रूप में भी हुआ है? बिल्कुल होते हैं, जिनको हम सूक्ष्म पोषक तत्व कहते हैं। और ये उतने ही ज़रूरी हैं जितने कि जैसे हमारे शरीर में विटामिन की ज़रूरत होती है। विटामिन बहुत कम मात्रा में ज़रूरत पड़ती है लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण है, वैसे ही सूक्ष्म पोषक तत्व की बहुत ही ज़रूरत है। सरसों के लिए मुख्य रूप से 2 पोषक तत्व हैं। पहला है आपका जिंक और दूसरा है बोरोन। जिंक अगर आपकी मिट्टी में कमी है, जैसे आपने जांच करवा ली और आपको लगता है कि इसमें कम है, तो आप जिंक 20 से 25 किलोग्राम जिंक सल्फेट उसका उर्वरक है, उसका प्रयोग करें। अगर आप जिंक नहीं डालते हैं तो आपकी फसल जो पौधा है वो बौना रह जाएगा, उसकी ग्रोथ नहीं होगी और पत्तियां उसकी झड़ने लग जाएगी। तो आपको जिंक सल्फेट के उर्वरक का प्रयोग करना है। अगर किसी कारणवश आप बुआई के समय वो नहीं डाल पाए तो आप उसका पर्णीय छिड़काव भी कर सकते हैं। उसके लिए आपको 2.5 किलो जिंक सल्फेट लेना है और उसको 500 लीटर पानी में और 1 किलो चूना उसमें मिला करके आप 30 दिन की अवस्था पर, जब फसल 30 दिन की हो जाए तब आप उसका पर्णीय छिड़काव कर सकते हैं। ये तो होगी जिंक की बात। दूसरा है बोरोन। बोरोन के लिए आपका बाज़ार के अंदर बोरेक्स नाम का उर्वरक आता है, उसका आप प्रयोग करिए 10 किलो प्रति हेक्टर। तो इसका भी आप बुआई से पहले खेत में डालिए। अगर आपने बोरोन नहीं डाला, आपकी फसल में बोरोन की कमी हो गई, तो जो शाखा होती है उसका ऊपरी भाग सूख जाएगा, फलियां नहीं बनेगी, फलियों में दाने नहीं बनेंगे, तो इससे आपको नुकसान होगा। तो बोरोन का आप जरूर प्रयोग करिए। अगर आप बुआई के समय नहीं डाल पाए तो आप इसका पर्णीय छिड़काव भी कर सकते हैं। 0.2% बोरेक्स का आप घोल बना लें और उसको आप 25 दिन की अवस्था पर छिड़काव कर दें।
तो जिंक और बोरोन जो पोषक तत्व बताया ए सूक्ष्म मात्रा में चाहिए ई खातर आने सूक्ष्म पोषक तत्व केवल ई खातर कोनी का कोई डाल दियो तो ठीक है, कोनी डालो तो ठीक है, बस बाकी मात्रा थोड़ी चावे ई खातर आने वो नाम दियो गयो। लेकिन फसलों की खातर जरूरी घणाई है तो अपन वो भी ध्यान रखना चाहिए कि जो सूक्ष्म पोषक तत्व है ए अपन टेम सारू टेम समय पर डालना चाहिए। ई के साथ अब आप जानिया कि कद कद अपन पोषक तत्व डालना है वो आप समझ गया कि आप जब मिट्टी की जांच कराई अपन जानकारी होगी तो आप पोषक तत्वों को इस्तेमाल कर लिया। लेकिन जब कई बार आप फसल बो दिया भी कब पछा अपन लागे कि थोड़ी फसल बड़ी होगी कि अभी में क्यों पोषक तत्वों की और कमी रह रही है, तो कहीं बीटे में भी पोषक तत्व डाला जा सके? हाँ बिल्कुल, आप स्प्रे कर सकते हैं 500 लीटर पानी में घोल के प्रति हेक्टर के हिसाब से। जैसे हम बताते हैं कि 2% डीएपी का घोल बना के या 2% यूरिया का घोल बना के भी आप स्प्रे कर सकते हैं अगर आपको लगता है कि नाइट्रोजन की कमी है आपकी फसल में। इसी तरह से मैंने जिंक और बोरोन का बताया, तो इनका आप स्प्रे कर सकते हैं। जिंक सल्फेट से आप अगर स्प्रे करेंगे तो आपके सल्फर की मात्रा भी पूरी हो जाएगी। इसके अलावा एक और उर्वरक होता है थायो यूरिया, इसका भी आप पर्णीय छिड़काव कर सकते हैं। और थायो यूरिया के लिए 500 ग्राम मात्रा लें आप, उसको 500 लीटर पानी में घोल लें और जब फसल 45, 60 और 60 दिन की बीज की हो तब आप इसका स्प्रे कर सकते हैं। इससे थाई यूरिया में क्या होता है कि इसमें 42% तो सल्फर होती है और 37% नाइट्रोजन होती है, तो आपकी फसल को नाइट्रोजन और सल्फर दोनों की पूर्ति हो जाएगी। इसके अलावा ये फसल को पाले से भी बचाता है, दूसरे रोगों से भी बचाता है। जैसे तना गलन होता है तो थाई यूरिया के स्प्रे से या वाइट रस्ट जिसको बोलते हैं वो भी आपकी कम आएगी। तो खड़ी फसल में आपनो पोषक तत्व देवा को मतलब है? जी बिल्कुल कर सकते हैं। जी ने टॉप ड्रेसिंग किया कर है या कई चीज किया कर है, कई मतलब देखो, है? टॉप ड्रेसिंग जैसे खड़ी फसल में हम अगर किसी भी उर्वरक का छिड़काव करते हैं तो उसको टॉप ड्रेसिंग कहते हैं। जैसे हम सरसों की बात करें, मैंने शुरू में बताया था कि नत्रजन की आधी मात्रा हम बुआई के समय देते हैं और आधी मात्रा पहला पानी देने के बाद देते हैं, तो इसको हम टॉप ड्रेसिंग कहते हैं। तो जो आधी मात्रा नत्रजन की बची हुई है वो हम खेत में पानी देने के बाद जब खेत में चलने लायक हो जाए खेत, तो उस टाइम आप उसका छिड़काव कर दें यूरिया का, तो उसको हम टॉप ड्रेसिंग कहते हैं। इससे होता क्या है कि ये यूरिया है ये बहुत ही घुलनशील तत्व है, अगर हम इसकी एक साथ पूरी मात्रा दे देंगे तो पौधे को उतनी ज़रूरत नहीं है, तो ज़रूरत नहीं है तो बाकी बचा हुआ वो ज़मीन के नीचे चला जाएगा या कुछ वातावरण में उड़ जाएगा। तो उसको हम बचाने के लिए 2 बार इसका प्रयोग करते हैं, स्प्लिट एप्लीकेशन करते हैं और दूसरा हम टॉप ड्रेसिंग में देते हैं सिंचाई के बाद। तो किसान भाइयों एक और सावधानी इसमें रखने की ज़रूरत है, आप सिंचाई से पहले यूरिया का प्रयोग नहीं करें, क्योंकि जैसे मैंने बताया ये घुलनशील तत्व है, बहुत ही जल्दी घुल जाता है, पानी में घुल के नीचे चला जाएगा, तो आप सिंचाई के बाद ही इसका प्रयोग करें। जो पहली सिंचाई आपने करनी है बस सिंचाई करया के पछा आपने यूरिया को इस्तेमाल करना है, नहीं तो वो घुलनशील है, जड़ा के माय न चलो जाए लो और जमीन में चलो जाए लो, फिर आपके ओला भाई माँ की जमीन खराब होगी यूरिया देबा के कारण। जमीन यूरिया देबा सु खराब को नहीं हुआ ताकि जानकारी का अभाव के मारे खराब हुआ है, तो जानकारी पूरी रखनी पचे फसल में आपा न देनो। एक ही साथ जो आप बात करा कि सरसों को जो फसल है तिलहनी फसला में आवा है, रबी की तिलहनी फसला में, तो मतलब आप फसल का मायने उत्पादन लेबो चावा और ज्यादा उत्पादन लेबो चावा तो भी मायने तेल की मात्रा अपन बीजा से ज्यादा मिले, तो यान को भी क्यों हो सके? जी हाँ बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि जैसे आपने बताया कि तिलहनी फसल है, तिलहनी फसल का मतलब तेल की मात्रा हमारे इसमें मेन जो उत्पाद है वो तेल है, और तेल की मात्रा बढ़ाने के लिए एक पोषक तत्व है सल्फर, जिसको हम गंधक भी कहते हैं, इसकी बहुत आवश्यकता होती है। अगर फसल के अंदर गंधक पूरी मात्रा में मिल रहा है तो आपका तेल का कंटेंट है, मात्रा है वो बढ़ेगी और आपको अधिक तेल मिलेगा। जैसे हमने अनुशंसित किया है कि 40 किलोग्राम सल्फर प्रति हेक्टर आपकी फसल को देना है। बुआई के समय आप उसको बुआई से पहले आप खेत में डाल के और बुआई कर सकते हैं। और अगर फिर भी आप जैसे मैंने कहा था कि आप देना भूल गए तो आप जिंक सल्फेट का स्प्रे कर सकते हैं, थाई यूरिया का स्प्रे कर सकते हैं, इससे सल्फर की मात्रा आपके पौधे को मिल जाएगी और आपकी तेल की मात्रा उसमें बढ़ेगी। तो वो घणो जरूरी है, क्योंकि अंत पंत आपने सरसों को इस्तेमाल और बाजार उत्पादन में जो देना है वो तो तेल ही देना है, तो तेल की मात्रा बढ़ावो अगर आप सीख लेना, आप को तरीको जान लेना कि आप भी फसला ने कहीं देवा का अपनी फसल में बत्ती उपज ले रहा तेल ज़्यादा मिले तो बाजार में आपने भाव भी अच्छा मिलसी, तो अपनी फसल उत्पादन और उपज दोनों बढ़ जासी। अब बात करा आप जो खाद बीज की बात आप करा कि फसला में आप खाद दिया करा, तो भी यहाँ ये खाद हुआ करे जीवाणु खाद, तो बाई के खातर कतरीक उपयोगी हुआ है, किया तैयार करी जाओ है या कहीं हुआ है? किसान भाइयों जीवाणु खाद का बड़ा ही महत्व है हमारी खेती में, क्योंकि होता क्या है कि इन जीवाणु के बिना हमारी फसल को पोषक तत्व मिलना संभव नहीं है।
हम जब भी फर्टिलाइज़र डालते हैं या कोई भी गोबर की खाद डालते हैं, केंचुए की खाद डालते हैं, तो ये जीवाणु उस गोबर की खाद या केंचुए की खाद या उर्वरकों को सड़ा करके, गला करके उनके पोषक तत्व निकाल करके पौधे को उपलब्ध करवाता है। क्योंकि कोई भी पौधा सीधा पोषक तत्व नहीं लेता, उनको उस प्रोसेस से चलना पड़ता है जिसमें जीवाणु मुख्य भूमिका निभाते हैं। और सरसों की फसल में जो जीवाणु खाद है उनमें मुख्य रूप से एजोटोबैक्टर है, पीएसबी है, और आजकल इफ़को के बहुत सारे प्रोडक्ट हैं जिनमें आपका एनपीके कंसोर्सिया है, और इसके अलावा जिंक का भी एक बायो फर्टिलाइज़र आता है, पोटास का भी बायो फर्टिलाइज़र आता है। इन सब का आप प्रयोग करके, और जैसे एजोटोबैक्टर की बात करें तो ये 15 से 20% आपकी यील्ड को बढ़ाता है। 20 से 25 किलो नाइट्रोजन वातावरण की लेके और भूमि में संरक्षित करता है जो पौधा ग्रहण करता है। इसी तरह से पीएसबी होता है फास्फोरस के लिए। ये फास्फोरस की जो अघुलनशील तत्व होता है, अगर हम फास्फोरस की बात करें तो 85 से 90% फास्फोरस मिट्टी के अंदर अघुलनशील रहता है, वो पौधे को मिल नहीं सकता, लेकिन ये जीवाणु उसको घुलनशील अवस्था में ला करके पौधे को उपलब्ध करवाते हैं। तो आप पीएसबी प्रयोग करें। इसके अलावा पोटास का जीवाणु खाद आता है, उसका प्रयोग करें, और इसी तरह जिंक का भी आता है, और एनपीके कंसोर्सिया। हमने रिसर्च में पाया है कि एनपीके कंसोर्सिया देने से आपकी उपज में 10 से 15% की बढ़ोतरी होगी, और आपकी जो खाद की मात्रा है वो 20 से 25% आप कम कर सकते हैं। तो आप जीवाणु खाद का ज़रूर प्रयोग करें। इससे ये नहीं कि सरसों में ही ये काम करते हैं, आगे भी ये जीवाणु खाद रहेंगे तो आपकी भूमि की उर्वरता क्षमता भी अच्छी रहेगी और उत्पादन भी अच्छा मिलेगा। तो कुल मिलाकर जी की तत्व की आपने पोषक तत्व की कमी है, वही पोषक तत्व आप अभी मैं इस्तेमाल कर सका हाँ, जिसू की आपने पतो पड़ जावे कि पोषक तत्व की कमी है, तो बी पोषक तत्व को जीवाणु खाद आप बाजार से लिया और अपनी फसला माए, अपनी जमीन, अपनी माटी माए दे सका हाँ, जिसू फसल उत्पादन आप बढ़ा सका हाँ। अब आगे बढ़ा आपा जब बात करा कि आप जो पोषक तत्व की बात आप घनी पूरी कर ली, तो लगभग आप दूसरी तरफ बढ़ा तो जो सिंचाई है वह कत्ती जरूरी है फसला की खातर। देखो किसान भाइयों, वैसे तो सरसों की फसल को कम पानी चाहिए, लेकिन वो निर्भर करता है कि आपकी मिट्टी कैसी है, आपके खेत की मिट्टी किस तरह की है, बलुई है, दोमट है या चिकनी मिट्टी है। तो सिंचाई की मात्रा आपकी भूमि की किस्म, आपकी भूमि की टाइप के ऊपर निर्भर करती है। लेकिन अमूमन तौर पर जैसे भरतपुर, अलवर, सवाई माधोपुर, धौलपुर, कोटा, बूंदी, इन क्षेत्रों में हम 2 सिंचाई अनुशंसित करते हैं, यानी आपको 2 सिंचाई देनी है। पहली सिंचाई आपको देनी है 30 से 35 दिन की अवस्था पर फसल की, और दूसरी सिंचाई देनी है 65 से 70 दिन की अवस्था पर। लेकिन हम जब पश्चिमी राजस्थान की बात करें जहाँ बलुई मिट्टी है, तो वहाँ 5 से 6 सिंचाई की आवश्यकता होती है। वो आप फसल की अवस्था को देख करके 5 से 6 पानी उसमें देने पड़ते हैं। तो आप उचित मात्रा में सिंचाई करें, उसी से आपको अच्छा उसका उत्पादन मिलेगा। दूसरा कारण ये भी है, जैसे हमने पोषक तत्वों के प्रबंधन की बात करी, पोषक तत्वों की उचित क्षमता आप में तभी मिलेगी जब हम उचित सिंचाई का प्रबंधन करेंगे और आपके खेत में खरपतवार कम होंगे, तभी आपको पोषक तत्वों का समुचित फायदा भी मिल पाएगा। तो सिंचाई एक महत्वपूर्ण घटक है किसी भी फसल के उत्पादन में, और इसका आप अच्छी तरह प्रयोग करें। तो कई बार जो आप बताया कि सिंचाई एक ज़रूरी घटक है अपनी जो उत्पादन है फसल है भी के खातिर, लेकिन कई बार देखा कि कोई खेता में या कोई ज़मीन में पानी आछो हुआ है, तो कई किसान भाई माँ का यहाँ सोच ले हुआ है कि मारकन तो पानी है, मैं तो हमारी फसलों ने खूब आछो पानी देसूँ, अच्छी फसल को उत्पादन प्राप्त करसूँ, तो वो कहीं ठीक रहे है कि भी पानी ज़्यादा है तो थोड़ा ज़्यादा देवा तो ज़्यादा फसल हो। ज़्यादा तो हम भी पानी ज़्यादा पी जाएंगे, खाना ज़्यादा खा लेंगे तो हमें भी नुकसान होता है, वैसे ही पौधों को भी नुकसान होता है। ज़्यादा पानी देने से सरसों की फसल में मिट्टी के अंदर जैसे नमी बनी रहेगी तो रोग लगने की संभावना ज़्यादा रहती है। सरसों में मुख्य रूप से जो तना गलन का रोग होता है वो अधिक सिंचाई के कारण ही होता है। तो आप ज़्यादा खेत में पानी भर के नहीं रखें, काली जड़ हो जाना, तना गलन लग जाना या और कोई दूसरी बीमारी आ जाना, ये तो एक बीमारी की बात होगी। लेकिन अगर आप पानी ज़्यादा देते हैं तो पोषक तत्व भी उसमें घुल के नीचे की सतह पर चले जाते हैं मिट्टी के अंदर, जो पौधे की जड़ों को नहीं मिल पाते। तो आप सिंचाई ज़्यादा नहीं करें, ये हमेशा नुकसानदायक ही होती है। सुबह शाम दिन में किसी टाइम सिंचाई को टाइम सबसे ज़्यादा सही है? देखो सिंचाई वैसे इसमें क्या होता है, दोपहर में हम करेंगे तो पानी बहुत सारा उड़ जाता है खेत में। सुबह और शाम के टाइम आप सिंचाई करेंगे तो उससे ज़्यादा फायदा मिलता है।
तो अब बात बिल्कुल अच्छी बताई कि अपन यहाँ कोने के जद मारो सरो है जदी कर दूं। खैर अभी एक बात रेवा किसान भाई आगे खातर के जद किया करे है कि लाइट आवे या जद पानी को सरो हुआ है जदी वह सिंचाई कर दिया करे है, लेकिन फिर भी जो सुबह और शाम को रात को टाइम है वो ज़्यादा सही है। अच्छा। लेकिन अब आप बात करा कि जो सिंचाई की बात आप करी भी कि साथ जो आप देखा राजस्थान अपने प्रदेश में आए जी माटी का प्रकार अलग अलग है, बिया ही पानी भी कई तरह को है कि खटे खारो पानी हुआ है, खटे लवणीय, खटे क्षारीय पानी हुआ है, तो कहीं जो पानी है जो ही ठीक है। हाँ, ऐसे तो देखो जो नॉर्मल पानी होता है जिसका ईसी जिसको जो मापने का तरीका है, ईसी अगर 2.5 से कम है, 2.5 से कम है तो वो आपका नॉर्मल पानी है, यानी वो ठीक पानी है, उससे आप सिंचाई कर सकते हैं। लेकिन कई क्षेत्र हैं जहाँ पर नॉर्मल पानी नहीं है, 2.5 से ईसी से कम वाला पानी नहीं है, वो ज़्यादा वाला है, 4 तक चला जाता है, तो आपको खेती तो वहाँ भी करनी है। तो किसान भाइयों, अगर आपके पास ऐसा पानी है तो आप 2 बातों का ध्यान रखें। पहला, बुआई के समय बुआई से पहले आप उस पानी से सिंचाई नहीं करें, और दूसरा जो पहली सिंचाई हम करते हैं वो भी उस पानी से नहीं करें। क्योंकि होता क्या है कि जब फसल की पौधे छोटे होते हैं, अवस्था कम होती है, तो वो नुकसान ज़्यादा करता है। आप बाद में प्रयोग करेंगे तो उतना नुकसान नहीं करेगा जितना शुरू की अवस्था में करता है। दूसरा तरीका ये है कि आप जो अपना जो जिंक होती है, जिप्सम होती है, उसका प्रयोग कर सकते हैं। 250 किलो जिप्सम प्रति एकड़ के हिसाब से आप खेत में डालें, तो उससे खारे पानी से आपको ज़्यादा नुकसान नहीं होगा फसल में। तो अपन ने ध्यान रखना चाहिए कि अगर आपको पानी खारो है तो आपने दूसरी जो पोषक तत्व और जो छिड़काव आपने ने बता रहा है जिप्सम को, वो आपने ने कर देना चाहिए, तो अपनी फसल को उत्पादन अच्छे हो सी। एक ही साथ जो आप बात करा कि जो किसान भाई फसल बो दी फिर के बाद में पहली सिंचाई वो कद करा। हाँ, आपने जैसे फसल को बो दी तो पहली सिंचाई बहुत ही महत्वपूर्ण है। वो भी आपकी मिट्टी के ऊपर निर्भर करती है। जैसे चिकनी मिट्टी है तो आप 35 से 40 दिन पर भी लगा सकते हो, लेकिन बलुई मिट्टी है तो आपको 25 से 30 दिन के अंदर पहले ही सिंचाई लगानी पड़ेगी। तो किसान भाई, पहली सिंचाई का बहुत फ़र्क पड़ता है। आप ज़्यादा पानी भरकर नहीं खेत में छोड़ें, आप ज़्यादा से ज़्यादा 6 सेंटीमीटर की सिंचाई इसमें होती है, यानी खेत में पानी भरने का जो है वो 6 सेंटीमीटर तक भरना चाहिए। उससे ज़्यादा भरोगे तो पानी खेत में खड़ा रहेगा, वो आपकी फसल को नुकसान करेगा। तो पहली सिंचाई आप ध्यान रखें, बलुई मिट्टी है या दोमट मिट्टी है तो 25 से 30 दिन, और थोड़ी चिकनी मिट्टी है तो 35 से 40 दिन पर सिंचाई करें। तो अपन ध्यान रखना होगा कद मैंने सिंचाई करनी है, और पहली सिंचाई सबसे ज़्यादा जरूरी हुआ करे क्योंकि वह आपकी फसल की शुरुआत है, आपकी फसल की नींव, आपकी फसल की जड़ा ने मजबूत कर ली और ज़मीन के साथ जोड़वा को काम कर ली। तो पहली सिंचाई को आपने ध्यान रखना है, कद करना है, जो डॉक्टर साहब रामस्वरूप जी आपने बताया भी के अनुसार ही आपने करनी है। एक ही साथ साथ जो अपन निराई गुड़ाई की बात करा या फसला का मायने जो खरपतवार हटावा की बात करा, तो वो आपने सिंचाई के साथ किया तालमेल बैठाना चाहिए। देखो किसान भाइयों, इसमें 2 बात होगी, निराई गुड़ाई और खरपतवार। लेकिन मुख्य रूप से जो खरपतवार होते हैं ये फसल को आपकी 25 से 30% का नुकसान करते हैं, और खरपतवार शुरू की अवस्था में बहुत ज़्यादा नुकसान करते हैं। अगर आपके खेत में खरपतवार हैं, आपने उनको कंट्रोल नहीं कर रहे हो तो बड़ा नुकसान है। निराई गुड़ाई करने से भी खरपतवार नियंत्रित होते हैं। और इसमें पहली सिंचाई के पहले मैं 2 और काम बता दूँ। जैसे पहला होता है निराई गुड़ाई, आपने बताया निराई गुड़ाई हमें 20 से 25 दिन की अवस्था पर करनी चाहिए। और दूसरा होता है फसल में विरलीकरण। विरलीकरण यानी जो घने पौधे हैं उनको छांट के उचित दूरी के ऊपर पौधे रखें, क्योंकि ज़्यादा पौधे होंगे तो आपको उत्पादन ज़्यादा नहीं मिलेगा, बल्कि आपकी फसल कमज़ोर हो जाएगी, रोग और कीड़े ज़्यादा लगेंगे, उससे आपको नुकसान होगा। तो फसल का विरलीकरण करना भी बहुत ज़रूरी है, और इसके लिए आप 20-25 दिन की अवस्था पर पौधों से पौधे की दूरी आप 10 से 15 सेंटीमीटर कर दें, यानी कि आप लगभग आधा फीट की दूरी पर उसको पौधों का विरलीकरण करें। दूसरा है खरपतवार नियंत्रण। इसके लिए आपको निराई गुड़ाई करनी पड़ेगी, और वो निराई गुड़ाई करने से दूसरा फ़ायदा ये होगा कि खरपतवार भी कंट्रोल हो रहे हैं। दूसरा, जो मिट्टी है वो आपकी लूज हो जाएगी, नहीं थोड़ी सी ढीली पड़ जाएगी मिट्टी, तो उससे जो नमी का लॉस है वो भी कम होगा, और पौधों की जड़ों को ज़्यादा ऑक्सीजन मिलेगी, ज़्यादा फैलने के लिए उनको वो मिलेगा, न्यूट्रिएंट्स आपकी ज़्यादा मिलेंगे, और फसल का ओज बढ़ेगा, फसल आपकी अच्छी होगी। और उसके बाद में आप पानी लगाएंगे तो देखो आपकी फसल बहुत अच्छी होगी। एक ही साथ जो आप पोषक तत्वों की बात कर रहे हैं, तो पोषक तत्व ने जो आप फसला में देबा को जो तरीको बताया वो सबसे अच्छा तरीको कैसे हो, कई तरीका से आपने पोषक तत्व देना चाहिए? देखो सबसे अच्छा तरीका तो ये है कि जो भी पोषक तत्व हम दे रहे हैं वो मिट्टी के अंदर मिलना चाहिए। तो हम बुआई करते हैं ना, तो आजकल ऐसी सीड ड्रिल आ गई कि एक में आपका फर्टिलाइजर का उर्वरक का बॉक्स होता है और एक अंदर बीज का बॉक्स होता है। उसी तरह की सीड ड्रिल का प्रयोग करें।
आप उर्वरक वाले बॉक्स में आप जो भी उर्वरक हैं वो मिला के डाल दें और उसी से आप बुआई करें। जब बुआई करेंगे तो आप देखेंगे कि जो उर्वरक है वो बीज से 4 से 5 सेंटीमीटर नीचे जाके गिरते हैं। तो नीचे गिरेंगे और उसके ऊपर फिर थोड़ी मिट्टी आती है, फिर बीज आ जाता है। तो उससे होगा क्या कि जैसे ही पौधे की जड़ें निकलेगी तो सीधा वो आपके उर्वरकों के पोषक तत्वों के समीप जाके उनको ग्रहण कर लेगा। तो सबसे अच्छा तरीका है कि आप मिट्टी के अंदर बोएं और उस बुआई के पूर्व जो जैसे सीड ड्रिल प्रयोग करते हैं अलग अलग बॉक्स वाली, उसी सीड ड्रिल से आप बुआई करें तो ज़्यादा फायदा मिलेगा। तो दर्शक भाई बहनों, आज आप घणी अच्छी बात जाण्या होसी कि किया आपने कद सिंचाई करनी है, कहीं कहीं पोषक तत्वों को प्रबंधन करना है। अब चालता चालता आप डॉक्टर साहब से लेवा एक संदेश किसान भाई माँ का कई सावधानियाँ रखा है और आप माना कहीं संदेश देवो चाहो। देखो किसान भाइयों, आज जितने भी उर्वरक आपको बाज़ार में मिल रहे हैं वो दिन प्रतिदिन महंगे ही होते जा रहे हैं और एक तरफ तो महंगाई बढ़ती जा रही है, दूसरी तरफ हमारे उर्वरकों की जो क्षमता है वो भी कम होती जा रही है। किसी टाइम हम 1 किलो नत्रजन देते थे तो अपने को लगभग 15 किलो अनाज मिलता था, लेकिन आज 1 किलो नत्रजन से 3 से 4 किलो अनाज मिलता है, क्योंकि उसकी जो क्षमता है वो कम होती जा रही है। तो जैसे समुचित पोषक तत्व प्रबंधन उचित मात्रा में बैलेंस्ड कंडीशन में देना ये बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप उर्वरकों का समुचित प्रबंध करेंगे, समन्वित प्रबंध करेंगे, उचित मात्रा में देंगे तो आपका उत्पादन बढ़ेगा, खर्चा कम आएगा और आपका मुनाफा बढ़ेगा। तो वो आपने जरूर ध्यान रखना चाहिए कि जो आप बात ही आ जाई कर रहे हैं कि प्रबंधन, तो भाई देखो थे आप मिनक जीव भी तो अपना प्रबंधन को ध्यान रखना, आप पोषक तत्वों को ध्यान रखना कि आपने डाइट ने किया आप बैलेंस कर चलना, सुबह को शाम अगर सुबह भारी खा लिया तो शाम हल्को खा लिया, तो यहाँ बैलेंस कर चलना है। आपने जो फसल में पोषक तत्व कम है बे पोषक तत्व आपने देना चाहिए। यूँ को नहीं कि सगड़ा पोषक तत्व भाई मारो पड़ोसी खेत आलो दे रहे हो है तो बीके करना थोड़ो पोषक तत्व बच गयो तो क्यों ना मैं भी मारा खेत में वही पोषक तत्व दे दूँ, क्योंकि हमारे कन्ना के खेत में ये पोषक तत्वों की कमियां तो हमारा में भी होती। तो एक ही खातर सबसे पहले तो आपने मिट्टी की जांच करानी चाहिए। जो मिट्टी की जांच में पायो जावे कि वो पोषक तत्व आपकी पोषक भी में कमी है तो भी पोषक तत्व को इस्तेमाल करना चाहिए। आज की सरसों चौपाल सु आप बड़ा ही आनंदित हुआ, उसी जानकारी आपकी खातर बड़ी लाभान्वित कर ली आपने। तो आभार लेवाला इजाजत, क्योंकि फेर आवाला फेर मिलाला एक नई चर्चा एक नया विषय के साथ। आभार देवो इजाजत, तो राम राम सा। नमस्कार। किसान साथियों, कम लागत में ज्यादा उपज के लिए इप्को नैनो डीएपी से बीज और पौध का उपचार जरूर करो। गेहूं, जौ, चना, मेथी, जीरा जैसी फसलों के लिए 1 किलोग्राम बीज को 5 मिलीलीटर नैनो डीएपी से उपचारित करो। सरसों की फसल के लिए 1 किलोग्राम बीज के लिए 10 मिलीलीटर नैनो डीएपी से उपचारित करो। पौध वाली फसलों में 1 लीटर पानी में 5 मिलीलीटर नैनो डीएपी से जड़ का उपचार जरूर करो। किसान साथियों, नैनो डीएपी से खर्चा कम और उत्पादन ज्यादा। किसान साथियों, कम लागत में ज्यादा उपज के लिए इप्को नैनो डीएपी से बीज और पौध का उपचार जरूर करो। गेहूं, जौ, चना, मेथी, जीरा जैसी फसलों के लिए 1 किलोग्राम बीज को 5 मिलीलीटर नैनो डीएपी से उपचारित करो। सरसों की फसल के लिए 1 किलोग्राम बीज के लिए 10 मिलीलीटर नैनो डीएपी से उपचारित करो। पौध वाली फसलों में 1 लीटर पानी में 5 मिलीलीटर नैनो डीएपी से जड़ का उपचार जरूर करो। किसान साथियों, नैनो डीएपी से खर्चा कम और उत्पादन ज्यादा।